नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, ऐसा हो नहीं सकता कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई खबर ना आए और पूरा हफ्ता बीत जाए। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खबर आई है, उसके विषय पर भी चर्चा करेंगे। उन्होंने सभी को चौंका दिया है। उससे पहले आज बाजार में घट रही घटनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें कल से FII के आंकड़े की, जो शुक्रवार को FII के आंकड़े हैं, वो कैश और इंडेक्स के मिला करके लगभग 1900 करोड़ रुपये की बिकवाली की। और बात करें DII की, जो तुम्हारे घरेलू संस्थागत निवेशक है, उन्होंने भी हल्की फुल्की बिकवाली देखने के लिए मिली। मतलब 1000 करोड़ रुपए की बिकवाली देखने के लिए मिली। आज IT सेक्टर में दबाव रहा और FMCG के जितने भी इंडाइसिस थे, सभी के सभी हरे निशान में देखने के लिए मिले। कारण रहा तुम्हारा गोदरेज और डाबर का जो क्वार्टरली का गाइड आया, वो बहुत बेहतरीन आया। उसके लिए थोड़ा सा सोना चांदी पर नज़र डाल लेते हैं। सोना तुम्हारा 96,600 पे बना हुआ है, स्थिर है। चांदी में थोड़ी सी चमक बढ़ी है। चांदी तुम्हारा 1,09,000 रुपये पर kg पे आ गई है। रुपये में थोड़ी गर्माहट है, रुपया 85 रुपये 57 पैसे पे है। और जो विक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वो विक्स तुम्हारा 12.67 पे बना हुआ है। बात करें डॉलर की, तो डॉलर इंडेक्स 3 महीने के निचले स्तर पर है, 3 साल के निचले स्तर पर 97 बना हुआ है। क्रूड ऑयल में थोड़ा सा दबाव देखने के लिए मिला है। क्रूड ऑयल में दबाव इसलिए देखने के लिए मिला है, जो ओपेक्स कंट्रियां हैं वो अब से फिर से अपनी जो डिमांड है उसे इंक्रीज़ कर, मतलब अपनी सप्लाई बढ़ाने के ऊपर विचार कर रही हैं। तो उससे जो क्रूड ऑयल है उसके दामों में भारी गिरावट आएगी, मतलब उसे देखने के लिए मिलेगी। 67 पे आ गई है। बात करते हैं भारत और अमेरिका की डील की। तो भारत और अमेरिका की जो डील है वो अभी बेनतीजा रही है। भारत से जो अमेरिका का डेलीगेशन गया हुआ था वो वापस आ गया है। भारत के वाणिज्य मंत्री की तरफ से कह दिया गया है कि हम डेडलाइन पे कोई बात नहीं करेंगे, बात होगी तो भारत के हितों पे होगी। अब जो भी कुछ होगा वो हमारे भारत के हितों को सर्वप्रथम रखते हुए होगा। आप अगर हमें सोचोगे कि ये डेट है, इस डेट से पहले कर लो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री की तरफ से भी एक बयान जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जिन देशों के साथ में वार्ताएं चल रही हैं, उन देशों से अगर डील पे साइन नहीं होते हैं तो उनकी जो टैक्स है ना, उनके ऊपर जो टैरिफ है ना, वो 1 अगस्त से लागू होगा, 9 जुलाई से नहीं होगा। जैसे कि सभी देश 9 जुलाई से टैक्स लागू होने के चलते सभी देश अलर्ट पे थे और अपने अपने स्तर से डील कर रहे थे। इंडोनेशिया ने US के जो गेहूँ है उसको खरीदने के ऊपर मंजूरी दे दी है, और US से जो बोइंग के जो विमान है उन्हें खरीदने में लगभग उनका सौदा डील ही हो गया है। बात करें जापान और अमेरिका की, तो जापान और अमेरिका का जो सौदा बिगड़ गया था वो फिर से बनता हुआ नज़र आ रहा है। फिर से जो जापान का जो एक डेलीगेशन है अमेरिका में है, उनका जो मानना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और जो ऑटो सेक्टर है, क्योंकि ज़्यादातर जापान अमेरिका को ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ही भेजता है, उन्होंने बोला इनके ऊपर थोड़ी सी डील अटकी हुई है। भारत की अगर बात करें तो भारत में ये डील कन्फर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि भारत में कृषि प्रोडक्टों को लेकर डील अटकी है। कृषि प्रोडक्ट भारत अपनी एंट्री नहीं देना चाहता बाज़ार में, और डेयरी प्रोडक्टों को तो अपने बाज़ार में एंट्री नहीं देना चाहता। अगर दे देता है तो समस्याएं भारत में भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश है मतलब दोनों ही जो सरकार है, डोनाल्ड ट्रंप की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दोनों की जो सरकार है ना, वो कृषि पर निर्भर है एक तरह से। अगर बात करें कृषि में, अगर किसान बिगड़ गए तो इधर भी सरकार इधर उधर हो सकती है, और उधर की भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है। लेकिन जो अमेरिका के जो वाणिज्य मंत्री की तरफ से बयान दिया गया है, उन्होंने कहा है कि भाई हम 9 जुलाई की जगह से 1 अगस्त से टैरिफ लगाएंगे। इसे आप पक्का ना मानो। पक्का क्यों ना मानो? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने वादे पे कभी खरे नहीं उतरे, तो उनके जो मंत्री हैं उनके वादे पे वो खरे उतरेंगे, इसकी क्या प्रमाणिकता है? डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ बयान दे देते हैं तो वो खुद नहीं पता रहता कि मैं इस बयान से कब पलट जाऊँगा। ऐसे ही उन्होंने एक बयान और दे दिया है ब्रिक्स देशों को लेकर के, जो कि आप जानते हैं, जैसे ब्रिक्स में चाइना है, रूस है, भारत है, और तुम्हारा ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है। ऐसे करके अभी टोटल उसका एक्सपेंड होते होते 11 देशों में बन गया है। ब्रिक्स की जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था 2009 में हुआ था, और इसमें ना इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना ब्रिक्स का, वो है जो पश्चिम के अंदर अमेरिका है ना, अमेरिका के स्वामित्व को थोड़ा कंट्रोल रखना। और अब की बार जो कि रूस के पुतिन है, पुतिन उसमें गए नहीं थे, ब्राज़ील के जो शी जिनपिंग है वो भी नहीं गए थे। और इस बार मुझे ऐसा लग रहा साजिश के चलते वो नहीं गए, क्योंकि अभी जो लीडर बन के गए थे, मतलब जिनको उन्होंने आमंत्रित किया था ब्राज़ील ने, वो अपने PM मोदी थे। और उनके लिए जो अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि मैं ब्रिक्स देशों के जो मेंबर हैं उनके ऊपर 10% एडिशनल टैरिफ लगाने जा रहा हूँ। हो सकता है इसका हमें इम्पैक्ट देखने के लिए मिले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप
क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं होते, वो तो खुद भी नहीं जानते। एक और बात करें, अगर ऐसा होता है तो भारत पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, इतनी जाहिर सी बात है। चाइना ये कह के बच सकता है कि मैं तो गया नहीं था, इसलिए मेरे को तो दूर रखा है। बात करें इसराइल की, इसराइल इतने दिन बिना युद्ध के रह नहीं सकता, क्योंकि इसराइल के तो खून में ही है कि तेरा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में किसी न किसी को तो मारना है, और कोई नहीं मिला तो उसने यमन के हूती सेना के जो जहाज़ थे उन्हें मार गिराया है। उनने एक मोर्चा खोल लिया है जो यमन है, यमन के अंदर उनने बोला तेरा भाई जोगिंदर स्टाइल में मार गए, और ठोकाठाई चालू है। अब हूती समुदाय और इजराइल के बीच में तनातनी बढ़ गई है। इजराइल और ईरान के बीच में जो पहली शांति वार्ता थी वो तुम्हारी कतर के दोहा में अभी संपन्न हुई है, उसका अभी जॉइंट स्टेटमेंट आना बाकी है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की जो वार्ता है ना वो चल जरूर रही है, अंतिम चरण में है, लेकिन वो कहाँ तक सक्सेस हो पाएगी ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि अमेरिका के जो वाणिज्य मंत्री हैं उनकी तरफ से भी इसमें गर्मजोशी नहीं दिख रही है, और भारत के जो अपने वाणिज्य मंत्री हैं तुम्हारा पीयूष गोयल, उनकी तरफ से भी इसमें गर्मजोशी नहीं दिख रही। थोड़ा सा ढीला ढाला माहौल है, बोला हाँ ठीक है देख लेंगे जैसा भी कुछ होगा। अगर एक तरफ बात कर लें तुम्हारा भारत में घटने वाली घटनाओं पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, तो साथियों क्या है कि जो इंडसन बैंक है उसका जो क्वार्टरली स्टेटमेंट आया वो बेहद ख़राब आया। बेहद ख़राब क्या आया, उनका जो मतलब ये पिछला क्वार्टर जो रहा इसका 3 महीने का जो जमा पूंजी वाला रेशो रहता है ना, कासा रेशो, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशो, वो इनका घट के आया, इसीलिए आपको इंडसन बैंक में गिरावट देखने के लिए मिली। तुम्हारा डाबर और गोदरेज में एफएमसीजी कारोबार में जो पहली तिमाही के नतीजे हैं वो बेहद अच्छे रहे हैं, और उनका जो आय का अनुमान है वो भी बेहद अच्छा रहा। इसीलिए तुम्हें एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट हैं उनके अंदर क्रॉस द बॉल खरीदारी देखने के लिए मिली। चाहे उसमें तुम्हें एफएमसीजी का गोदरेज ले लो, डाबर ले लो, मैरिको ले लो, चाहे कोई भी स्टॉक ले लो, उनमें जो खरीदारी देखने के लिए मिली ना वो देखने के लिए मिली तुम्हें इनके सेंटिमेंट से। आईटी में दबाव में देखने के लिए मिला। अगर इंडेक्स वाइज बात करें तो साथियों निफ्टी आईटी बेहद ख़राब था, निफ्टी मेटल बेहद ख़राब, देखने के लिए निफ्टी ऑटो बेहद, निफ्टी मीडिया बेहद ख़राब देखने के लिए मिला। ये ऐसे इंडाइसेस थे जिन्होंने आज के कारोबार में बेहद ख़राब प्रदर्शन किया। अगर अच्छे प्रदर्शन करने वाले की बात करें तो तुम्हारा निफ्टी एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, और तुम्हारा निफ्टी पीएसयू बैंक उनका अच्छा, निफ्टी इंफ्रा से रिलेटेड जो स्टॉक है उनमें अच्छी मूवमेंट देखने के लिए, निफ्टी रियल्टी के अच्छे मूवमेंट देखने के लिए मिले, तो निफ्टी ज्वेलरी उनमें अच्छे मूवमेंट देखने के लिए मिले। अगर कहीं सुस्ती का माहौल रहा तो पूरा रहा निफ्टी में। निफ्टी एक बार सोच रहा तो ऊपर चलूँ नहीं चलूँ, ऊपर चलूँ नहीं चलूँ, नहीं चलूँ क्या ऊपर चलूँ, इस असमंजस में निफ्टी बोल रहा था, आगे या पीछे, पीछे आगे, आगे या पीछे, इसी के बीच में दायरे में कारोबार करते के लिए मिला। जस्ट 1 मिनट साथ। इधर एक खबर और है, ब्राइटकॉइन ब्रदर्स जो कि आपने ग्रुप देखा था, काफ़ी दिन पहले उसमें ट्रेडिंग बैन कर दी गई थी सेबी के द्वारा, लेकिन अब उसकी डील हो गई है। मतलब अब वो T2T सेगमेंट में तुम्हारा जुलाई से 14 जुलाई से वो T2T सेगमेंट में अब जो शेयर मार्केट में उसके शेयर लिस्ट फिर से ट्रेड करने लगेंगे। पहले क्या हुआ था, किसी फ्रॉड के चक्कर में उनको जो NSME की जाँच बैठी थी तो उस जाँच में पाया गया था, तो उसकी जो ट्रेडिंग है उसके ऊपर रोक लगा दी थी ब्राइटकॉइन ब्रदर्स। तो ब्राइटकॉइन ब्रदर्स की फिर से ट्रेडिंग चालू हो जाएगी, बट ये T2T सेगमेंट में काम करेगी, और ये 14 जुलाई से काम करने वाली है। बात करें अमेरिका की, अमेरिका ने 12 देशों के ऊपर जो आदेश है उनके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उनको लेटर भेजना कल या परसों में वो लेटर भेजने की पुष्टि कर देंगे, बट उन पर साइन कर दिए हैं। या तो हो सकता है वो अगर कोई बड़ा देश होता तो पहले से उस पर बता देते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात का 3 बार क्रेडिट लेते हैं, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की नज़रों में वो 12 देश कौन कौन से हैं जिन पर उन्होंने हस्ताक्षर किए, जिनके ऊपर टैरिफ ठोकने की घोषणा की है, वो अभी सामने आ जाएगा। बट हो सकता है उन देशों को प्रेशर टैक्टिक्स भी लिया जा रहा हो कि हम आपको प्रेशर टैक्टिक्स में भी इस्तेमाल कर रहे हो कि हम आपको टैरिफ लगा देंगे, आदेश भेज रहे जल्दी आकर बात कर लो। जो छोटे मोटे देश हैं उनकी तो बात ही क्या करें। बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम की जो GDP रही है पिछले क्वार्टर की, उसके नतीजे आ गए हैं। 5.2 की वियतनाम की GDP रही है, और जो महंगाई है वो 3.2 की है। जो वहाँ के प्रेसिडेंट आंकड़े आए हैं, जो QIP के आंकड़े आए वो 51.2 के आए हैं। काफ़ी बेहतरीन आंकड़े देखने के लिए मिले हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं
आज होने वाली घटनाएं की। आज एक बेहतरीन बहुत ही दुखद घटना घटी है साथियों। आज एक बहुत दुखद घटना घटी है। क्या घटा है? दिल्ली करोल बाग में 2 जुलाई के दिन विशाल मेगा मॉल में आग लग गई। उस आग लगने में यूपीएससी का एक दो छात्र थे, वो उनकी मौत हो गई है। क्या है घटना? पूरी घटना को विस्तार से जान लेते हैं साथियों। जो कि तुम्हारा क्या नाम है, कुमार धीरेंद्र प्रताप सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रहने वाले हैं। उनकी उम्र 25 साल थी। वो करोल बाग में, जैसे कि आप जानते हैं, यूपीएससी का हब है। वहाँ पे सभी लोग परीक्षा की तैयारियां करते हैं। मेंस हो गया था और वो अभी 3 दिन पहले ही आया था वहाँ पे, मतलब पढ़ाई करके मेंस देने चला गया था। उसके बाद फिर से अभी 3 दिन पहले ही आया था। तो विशाल मेगा मॉल के अंदर आग लगी और वो उस समय पर लिफ्ट में थे। और जैसे कि आग लगी, आप सभी जानते हो कि आग लगते के साथ ही सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को बंद किया जाता है। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बंद की तो लिफ्ट के बीच में फंस गए, ना ऊपर ना नीचे, और लिफ्ट के बीच में फंस गए। मतलब आग लगी, ज़्यादा बड़े स्तर पर आग लगी तो धुआं हुआ। उनका लास्ट अंतिम मैसेज जो देखने के लिए मिला, उन्हें अपने भाई को मैसेज किया कि भाई मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, आवाज़ आ नहीं रही है, नेटवर्क है नहीं, प्लीज़ यूर सेफ। तो इसलिए उन्हें पता भी चल गया, क्योंकि उनके माता पिता के द्वारा पता चला है कि भाई ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि वो मॉल में जाता नहीं था, बट वो किसी कारणवश चला गया। और अगर पहले से या तो हो सकता है विशाल मेगा मॉल की तरफ से कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि उन्होंने जो अलार्म है वो एक्टिवेट नहीं रखा होगा। नहीं तो जो अगर अलार्म होता तो और पता चल जाता कि आग लगी है, तो जो यूपीएससी का स्टूडेंट है वो तो काफ़ी स्टैंडर्ड का व्यक्ति है, तो हर चीज़ फॉलो करता है, वो लिफ्ट का उपयोग ही नहीं करता। देखो, जब भी कहीं आग लगती है कभी भी लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिफ्ट इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट के कारण बंद हो सकती है, रुक सकती है, जिस कारण अभी तुम्हारा जो कुमार धीरेंद्र प्रताप सिंह थे, जो कि सोनभद्र जिले के रहने वाले थे, 25 साल की एज थी, यूपीएससी का मेंस एग्जाम, प्रीम्स और मेंस दोनों क्लियर कर चुके थे, उनकी आज मौत हो गई है। बहुत दुखद मौत है। और इससे कहीं भी जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर सवाल के गहरे में तो आते हैं और उठते भी हैं, क्योंकि एक यूपीएससी का जो स्टूडेंट है जो कि करोल बाग में तैयारी कर रहा है, उसके जरा सी केवल विशाल मेगा मॉल की लापरवाही के कारण उसकी मौत हो जाती है। बहुत ही दुखद खबर है। और जैसा कि आप करोल बाग जानते हो कि करोल बाग में सबसे ज़्यादा जो यूपीएससी के छात्र हैं वो तैयारी करते हैं, जो मेंस की तैयारी करते हैं, कोई अपना आईएएस की तैयारी करते हैं, कि जो तुम्हारा पीसीएस की तैयारी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान है, दृष्टि आईएएस है, सत्य है, या तुम्हारा इंस्टीट्यूट है, सभी से आईएएस की परीक्षाएं का जो तैयारी कराते हैं वही इंस्टीट्यूट है। करोल बाग है तुम्हारा, जितने भी और भी आसपास के क्षेत्र हैं, बट वहाँ पे जो डेंसिटी है ना वो इतनी है कि वहाँ पे मतलब घनत्व ज़्यादा है, पब्लिक का इतना है कि वहाँ से निकलना बढ़ना, हवा का पर्याप्त निकास ना होना, और वहाँ पे विशाल मेगा मॉल में पर्याप्त जो आग लगती है उस समय उन्हें बुझाया जाता है, उसका पर्याप्त ना होना, दमकल का लेट पहुँचना, या बहुत सारी चीज़ें रही होंगी जिस कारण से इतनी बड़ी क्षति हुई है। उनके माता पिता की क्या गलती है, जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, उसके बाद उसे यूपीएससी के लिए दिल्ली तैयारी करने के लिए भेजा। जिस बच्चे ने प्रीलिम्स निकाल लिया हो, मेंस निकाल लिया हो, उसके बाद में वो फिर भी प्रैक्टिकल के लिए आया हो, तैयारी कर रहा हो, उसका बच्चे की जान चली जाती है, तो ये बहुत ही दुखद है और दर्दनाक है। तो इसके बारे में कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कहाँ खामियां रही, मैनेजमेंट की गलती रही, विशाल मेगा मॉल की तरफ से कोई गलती रही, या कि दमकल की तरफ से कोई गलती रही, और अगर वहाँ पे आग लगी थी तो विशाल मेगा मॉल की तरफ से अलर्ट क्यों नहीं बटन और सायरन क्यों नहीं बजाया गया, क्यों ये चेक नहीं किया गया कि कोई लिफ्ट में तो नहीं है, तो आप लिफ्ट डाउन कर रहे हो, इससे पहले ये चेक क्यों नहीं किया गया। बहुत ही दुखद है। इसके बारे में मेरे को इतनी उम्मीद है कि सरकार इसका संज्ञान लेगी, और लेना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना है ये। हमने एक अपने होनहार छात्र को खो दिया है। बहुत ही कड़े संभवों से मतलब प्रयासों से आदमी एक यूपीएससी क्लियर कर पाता है, और लाखों छात्र जो आए दिन आपने देखा होगा कोचिंग सेंटर में आग लग गई। आए दिन अभी पिछली बार मैं देख रहा था कि वहाँ कोचिंग सेंटर में आग लग गई, यहाँ देखा विशाल मेगा मॉल में आग लग गई। मतलब आजकल तो कुछ परिस्थिति को नाजुकी चल रही है, बड़े घबराहट वाली बात है कि कहीं भी जाओ कुछ भी हो जा रहा है, किसी के साथ भी हो जा रहा है, ये क्या है। मतलब बहुत ही दुखद है। मैं भगवान से उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो सद्भावना है उस बच्चे के साथ है। वो दो बच्चे की डेथ हुई है। एक उसके अंदर पहले से इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहा था एक, वो बहुत ही दुखद है। इसके बारे में तो क्या शब्दहीन हूँ मैं। फिर से लौट चलते हैं बाज़ार की ओर। बाज़ार में
गिरावट का माहौल है, लेकिन अभी कहीं भी बाज़ार आगे या पीछे किसी और का मूवमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाज़ार देखो कल से परसों से रिजल्ट सेशन की शुरुआत हो रही है, तो बाज़ार एक बार खड़ा होकर सोच रहा है कि यार रिजल्ट कैसा आएगा, अच्छा आएगा ख़राब आएगा। अच्छा आएगा तो चल देगा, ख़राब आएगा तो नीचे आएगा। एक छोटी और मिनी डील हो सकती है अमेरिका के साथ में, क्योंकि अमेरिका से जिन मुद्दों पर बहस हो रही है ना, जिस मुद्दों पर अमेरिका की और भारत की डील अटकी है, हो सकता है उन मुद्दों को साइड रख के छोटी मिनी डील कर ली जाए कि एक काम करो, जिन प्रोडक्टों को या जिन कंपोनेंट पर अमेरिका और भारत की सौदे लगभग हो गए हैं, उनकी डील कंटिन्यू कर दी जाए, और जो अटके हैं, जो विवादित मुद्दे हैं, उन विवादित मुद्दों को साइड रखते हुए लगभग 500 बिलियन डॉलर की कोई छोटी डील या मिनी डील भी कह सकते हैं, उसे कंटिन्यू कर दिया जाए। ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ब्रिक्स को लेकर अलग ही अपना एक बयान दे दिया कि मैं 10% एडिशनल टैरिफ लगा दूंगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप एक जो वित्तीय उनके वाणिज्य मंत्री, उन्होंने बोला हम जो जिन जिन देशों से हमारी डील चल रही है, उन देशों को हम 9 तारीख की जगह 1 अगस्त उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे अगर डील नहीं होती है। जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पर कायम नहीं रहते, वो अपने वाणिज्य मंत्री की बात पर कहाँ तक कायम रहते हैं, ये देखने योग्य बात रहेगी। अब बात करें रूस की, तो रूस के ऊपर एक नया टैरिफ ठोकने जा रहे हैं, जिसे सेकेंडरी सैंक्शन के नाम से जाना जाता है। जो रूस से व्यापार करते हैं वो देश भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। और बाइडेन, अब जो तुम्हारा डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी जेलेंस्की से बात हो गई, यूक्रेन के राष्ट्रपति से, उन्हें एक मिसाइल देने के ऊपर वार्ता चल रही है कि भाई इस तरह की हम आपको मिसाइल दे देते हैं, तो आप भी खेलो खाओ नंगे नहाओ। ये कहाँ तक क्या किस ओर इशारा कर रही है? एक तरफ तो आप शांति के दूत, आप नोबेल पुरस्कार लेना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे को ठोका ठोकी करना चाह रहे हैं। ऐसा तो नहीं चलेगा। देखने योग्य रहेगा जैसा भी होगा। बाज़ार के मूवमेंट है, उन्हें आप नज़र रखें। जो भी फंडामेंटली कमज़ोर कंपनियां, उनसे दूर रहें। जो भी कुछ करना है अपने वित्तीय सलाहकार से ही पूछ के करें। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आप FNO या कॉल पुट करते हैं, तो बिल्कुल ना करें, बच के रहें, सावधान रहें, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है और कुछ नहीं है। अगर तुम शेयर मार्केट में 1 लाख 2 लाख रुपये लेके आए हो और साल भर में आपने 1 लाख रुपये पर चमन्नी भी नहीं कमाई, और आपने भी 1 लाख रुपये सेव कर बचा लिए, बस बचा लिए, कमाए नहीं, तो समझ लो कि तुमने शेयर मार्केट से पैसा कमाया है। क्योंकि एक शोध में पाया गया है कि लगभग 25% लोग ऐसे हैं जो कैपिटल पहले साल में 0 कर देते हैं। तो 0 नहीं करना। भले ही आप कैपिटल 1 लाख की 1,10,000 मत करो, 1,05,000 मत करो, वे 1 लाख की सेव की 1 लाख भी रखोगे ना, तो समझ लो कि आप शेयर मार्केट में पैसा कमाए हो। क्योंकि शेयर मार्केट में पहले भी बोलता हूँ कि दुधारी तलवार है, ये आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ बराबर चलती है। अगर बाज़ार हैजिंग पोजीशन लेके चलो, ओवर पोजीशन मत लो, जितना तुम्हारी क्षमता है, जितने कुछ झेल सकते हो उतनी ही पोजीशन रखो। ओवर नाइट पोजीशन मत रखो। जब सेंटीमेंट ख़राब हो उस समय कोशिश होकर चलो। हर चीज़ पे अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के करो। क्योंकि देखो, मेरे से भी बहुत से लोग बोलते हैं ये स्टॉक बता दो, वो स्टॉक बता दो। मैं कभी किसी को स्टॉक क्यों नहीं रिकमेंड करता? भाई ठीक है, मैंने पता चला उससे कोई स्टॉक बता दिया, ये स्टॉक खरीद ले, और अगले ही दिन मैं जाकर घर सोया, इसी बीच में उसके बीच में खबर आ गई। ये जैसे सिगाची इंडस्ट्री में हुआ, मैंने उदाहरण से बता रहा हूँ, मैंने बोल दिया तुम ये स्टॉक खरीद लो, है ना, और मैं रात को सोया, पता चला सुबह उनके जो केमिकल प्लांट है उस प्लांट में ब्लास्ट हो गया, उससे लगभग 50-100 आदमी की जान चली गई। मतलब उदाहरण से बता रहा हूँ, 50 आदमी नहीं मारे, 50 आदमी की जान चलेगी। वहाँ की जो लोकल एंटिटी, जो लोकल विधायक थे, जो लोकल सरपंच थे, या जो जिस नगर में वो थी, नगर पंचायत अध्यक्ष थे या नगर पालिका अध्यक्ष थे, उन सब ने जाकर कंपनी पे बैन लगा दिया। मतलब उस कंपनी को परमानेंटली डिसकंटिन्यू करा दिया। तो अब आप बोलोगे यार तुमने तो बोला था ये लेना है, तो भाई इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि आपको वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही लेना है। कभी भी वित्तीय सलाहकार के संपर्क में रहोगे तो अगर कोई ऐसी घटनाएं घटेगी ना, तो आपको तो नहीं मालूम, लेकिन जो व्यक्ति जिस काम में है उसका वो नैतिक दायित्व बनता है ना, आपको समय से एग्जिट कराना, समय से एंट्री कराना। मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई हर चीज़ का एक एक्सपर्ट होता है। मतलब जैसे किसी ने LLB कर ली, तो LLB में वो वकील हो गया, तो वकील के अंदर भी एक्सपर्ट होते हैं। कोई सिविल मामले का है, कोई क्रिमिनल मामले का है, कोई कंसोर्ट का है, तो कोई बैंकों का वकील है। तो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग, कोई तुम्हारा इनकम टैक्स के मामले देखता है, इसमें भी स्पेशलिटी रहती है। मतलब हमारे यहाँ पे, जो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो कर दूंगा कि भारत के अंदर जो फाइनेंस लिटरेसी है, या भारत आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा, उसके पीछे की वजह क्या है, मैं एक अलग से वीडियो करूँगा। मतलब कुछ है ही नहीं ना, प्रयास करना नहीं है। अभी भी जो PhD, एक मैं
रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में मैं ऐसा पाया कि 22 से लेकर 35% ऐसे लोग हैं जो PhD होल्डर हैं और वो बेरोजगार हैं। कारण है उनकी अंदर स्किल ना होना। उन्होंने सीता गाना गाता है, राम खाना खाता है, मैं PhD कर ली, अब वे कहीं जाते छोटे लेवल की उन्हें नौकरी करनी नहीं और बड़ी की उन्हें मिलती नहीं। वो थोड़ा सा एक वीडियो अलग टॉपिक पर चला जाएगा। मैं अभी आज केवल जो पॉइंट है वो पूर्ण पॉइंट पे आता हूँ। तो देखो क्या है, पॉइंट ये है, इजराइल रुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल को ना कीड़ा काटता है। वो सोचता है, अरे यार कैसे हो गया, तो बहुत दिन हो गए, ये लड़े भिड़े नहीं देखते यार। उनने यूती समुदाय पर हमला कर दिया। हालांकि एक तरफ इजराइल शांति की बात कर रहा है कतर के दोहा में, किससे, ईरान वाले मुद्दे पे कि भाई अपन शांति से बात करेंगे। दूसरी तरफ यमन के जो हूती समुदाय है, उनके जो जहाज है, जो रेड सी है, उधर लट बजा रहा है, मतलब हमले कर रहा है। कारण जो स्विज नहर है, वो उनका कहना ये है कि स्विज नहर को किसी कारण से भी दिक्कत ना आए, इसलिए हम इसके ऊपर हमले कर रहे हैं। इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। वियतनाम के साथ अमेरिका की लगभग डील हो गई है। अमेरिका के जो प्रोडक्ट वियतनाम में जाएंगे उनका कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो वियतनाम अमेरिका में प्रोडक्ट बेचेगा उनके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। और अगर कोई चाइना का प्रोडक्ट है जो चाइना वाया वियतनाम होकर आ रहा है तो उस पर 40% का टैक्स लगेगा। जो अमेरिका, जो जापान है, उसकी डील लगभग फिर से शुरू हो गई है। भारत और अमेरिका की जो डील है उसमें कोई भी गर्मजोशी से नहीं मिल रहे हैं। सब बोल रहे हैं नहीं, हम डंडे पर बात नहीं करेंगे, हम अपने सर्वप्रथम भारत के हितों को पहले रखे करेंगे। इस तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ब्रिक्स देशों के ऊपर अलग से 10% का एडिशनल टैरिफ लगाने के ऊपर विचार कर रहे हैं। उन्होंने धमकी देते हुए लिहाजे में कहा है कि जो ब्रिक्स के देश हैं जो अमेरिका का स्वामित्व को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, मैं उन देशों पर 10% का एडिशनल टैरिफ लगा दूंगा। इस तरफ रूस के ऊपर भी वो सेकेंडरी सैंक्शन के ऊपर विचार कर रहे हैं और ऐसा प्रस्ताव भी आया था कि जो रूस से प्रोडक्ट खरीदते हैं उनके ऊपर 500% का एडिशनल टैरिफ लगाने जा रहा है अमेरिका। अब ये कहाँ तक होता है, एक तरफ अमेरिका रूस के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, 10% ब्रिक्स के देशों पर एडिशनल टैरिफ लगा रहा है। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सबसे लंबी अपनी जो विदेशों की यात्रा है उस पर निकले हुए, अभी वो ब्राज़ील में है। ब्राज़ील में उन्होंने ब्रिक्स देशों के जो मुख्य मेहमान है उसके रूप में पाकिस्तान को नाकाब किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान में पहलगाम हमला जो किया वो बेहद शर्मनाक है और पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगने चाहिए। देखते हैं कहाँ तक होता है। इस तरफ अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करने में लगा है। वियतनाम अपने आप में एक अलग ही नेक्स्ट लेवल चीज़ पे जा रहा है। देखो डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पे कभी कायम नहीं रहते, तो अपने जो वाणिज्य मंत्री है उनकी बात पर कहाँ तक कायम रहते हैं। इसीलिए तो वहाँ पे नैस्डैक और डाउ जोन्स फ्यूचर है उनके अंदर नरमी देखने के लिए मिल रही है। वो सोच रहे, विचार कर रहे हैं क्या करें, ऊपर जाएँ कि नीचे जाएँ, नीचे जाएँ कि ऊपर जाएँ। पता चले ऊपर चले जाएँ, डोनाल्ड ट्रंप ने खबर दे दे, बोले मैं सब पे आज ही से 25% का टैरिफ ठोक रहा हूँ, फिर गिर जाए, पता चला गिर जाए, वो बोलता मैं किसी पर टैरिफ ही नहीं लगाऊंगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ना एक तरह से हमारे यहाँ पे जो आप सभी जानते हैं पलटू राम के नाम से नीतीश कुमार को जाना जाता है, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सरकार में रहने के लिए किसी भी तरफ पलट जाते हैं। तो उन्होंने ना उनका भी रिकॉर्ड कई बार तोड़ चुके। वो अभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ऐसा स्थिति डोनाल्ड ट्रंप ने बना के रखी है ऑल ओवर विश्व। अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना है तो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही। अगर आपको शेयर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लेकिन इतना ध्यान रहे कि शेयर मार्केट दुधारी तलवार है, आगे भी कट चलती है, पीछे भी चलती है। तो जो भी डिसीजन ले, जिस तरह का भी डिसीजन ले, फाइनल डिसीजन अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही ले, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कब क्या हो जाएगा। जो अपने वित्तीय सलाहकारों के संपर्क में थे वो निकल गए जैनसोल इंजीनियरिंग जैसे शेयर से, और जो नहीं निकल पाए वो आज लोअर सर्किट में फंसे हैं। ऐसा ही तुम्हारा ओला में हुआ। ऐसे अनेक होते हैं, बट अपना जो फाइनल डिसीजन जो भी लेना है आपको स्टॉक मार्केट में FNO करना नहीं है, इंट्राडे करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। केवल निवेश करना है और जो करना अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के करना है। धन्यवाद, थैंक यू।